चलो चैप्टर 1 में देखो 2 यूनिट्स थे, ठीक है। पहला यूनिट था नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो इसमें हमने क्या क्या बातें पढ़ी थी। सबसे पहले हमने पढ़ा था बेसिक इंट्रोडक्शन कि इकोनॉमिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई। ग्रीक वर्ड था ओइकोनॉमिया, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड। बाकी 19th सेंचुरी तक हम इसको पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते थे। और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो थे वो एडम स्मिथ थे, क्योंकि एडम स्मिथ ने 1776 में एक किताब लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन, और उसको माना गया कि ये इकोनॉमिक्स का सबसे पहला एक मॉडर्न वर्क है, काम है। तो इसीलिए एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का दर्जा मिल गया। बाकी हमने कहानी में पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स बेसिकली जो है उसमें 2 फंडामेंटल फैक्ट्स हैं कि इंसान की इच्छाएं अनलिमिटेड हैं और उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं, मींस, वो लिमिटेड हैं। लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स जो थे वो इस डेफिनेशन को छोटा मानते थे, नैरो मानते थे, क्योंकि उनके हिसाब से प्रैक्टिकली और भी इश्यूज़ होते हैं, ग्लोबल इश्यूज़ होते हैं जो हम इकोनॉमिक्स में डील करते हैं। जैसे हमने देखा 2007 में ग्लोबल क्राइसिस, 2019 में पेंडेमिक कोरोना वाला, तो ये सब चीज़ें थी। फिर हम बड़े आगे कि भाई हमारे चैप्टर का नाम है बिज़नेस इकोनॉमिक्स, या सब्जेक्ट का नाम है बिज़नेस इकोनॉमिक्स। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि ये नाम क्यों है, क्योंकि बिज़नेस के अंदर हमें बहुत से डिसीजंस लेने होते हैं और इकोनॉमिक्स में हम बहुत सी थ्योरियाँ पढ़ते हैं। तो बिज़नेस में डिसीजन लेने के लिए थ्योरीज़ हमें मदद कर देती हैं, तो इसीलिए इसका सब्जेक्ट का नाम है बिज़नेस इकोनॉमिक्स। ये हमने पढ़ा था। फिर हमने और भी इसके बारे में बातें पढ़ी थी कि बिज़नेस इकोनॉमिक्स को हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कहते हैं या अप्लाइड इकोनॉमिक्स कहते हैं, है ना, क्योंकि ये थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच का जो गैप है उसको फिल करता है। बाकी बिज़नेस इकोनॉमिक्स के अंदर हम देखते हैं कि माइक्रो, मैक्रो, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, बहुत सारे मतलब डिसिप्लिन्स इन्वॉल्व भी होते हैं। और जियोल डीन ने एक डेफिनेशन भी दी थी बिज़नेस इकोनॉमिक्स को लेकर कि जो भी हम बिज़नेस पॉलिसीज़ बनाते हैं उनकी फॉर्मुलेशन में हम इकोनॉमिक एनालिसिस का यूज़ करते हैं, तो इसीलिए ये बिज़नेस इकोनॉमिक्स नाम पड़ गया। फिर हमने पढ़ा था कि अलग अलग कुछ इसके नेचर हैं बिज़नेस इकोनॉमिक्स के, जो कीवर्ड याद रखने थे कि बिज़नेस इकोनॉमिक्स एक साइंस है क्योंकि ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन दिखाता है। बिज़नेस इकोनॉमिक्स एक आर्ट है, मतलब कला है, क्योंकि इसमें आपको हर किसी को अपने अपने हिसाब से इसे अप्लाई करना है। बाकी ये मैक्रो और माइक्रो दोनों पर बेस्ड है। इसके अंदर मार्केट्स की थ्योरी हम पढ़ते हैं। ये प्रैग्मेटिक है, प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल है, यानी कि असली जीवन में अप्लाई करते हैं हम इसको। बाकी इंटरडिसिप्लिनरी है, यानी कि बहुत सारे डिसिप्लिन्स को मिलाकर बना है। और ये नॉर्मेटिव है। अब नॉर्मेटिव किसे कहते हैं? नॉर्मेटिव का मतलब होता है जब कोई हमें सजेशन देता है उसको नॉर्मेटिव कहते हैं। तो पॉजिटिव होता है जो हम वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मेटिव को कभी भी वेरीफाई नहीं कर सकते। नॉर्मेटिव जो होता है वो एक सजेशन होता है, एक ओपिनियन होता है। जैसे हमने इसका एग्जांपल भी लिखा था, मान लो हमने लिखा मरकरी इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। आप कह सकते हो कि सर ये तो गलत बात है, मरकरी तो लार्जेस्ट प्लैनेट नहीं है, है ना, तो हम समझ जाएंगे ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ बर्गर इज़ बेटर देन पिज़्ज़ा, तो अब इसको कोई प्रूफ नहीं कर सकता, इसको कोई वेरीफाई नहीं कर सकता। हो सकता है कोई कहे हाँ, कोई कहे ना, बट कोई फैक्ट नहीं है ये एक सिर्फ एक ओपिनियन है। तो नॉर्मेटिव चीज़ों का मतलब होता है ये सजेस्टिव होते हैं, ये वैल्यू जजमेंट्स करते हैं, यानी कि ये आपको सजेशन देते हैं, ठीक है। फिर हमने लिखा था सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिज़नेस इकोनॉमिक्स, यानी कि इसमें 2 सब्जेक्ट मैटर थे, एक माइक्रो एक मैक्रो। माइक्रो का मतलब इंडिविजुअल और मैक्रो का मतलब एग्रीगेट्स। तो इसमें जितने भी एग्जांपल्स थे वो उसी से रिलेटेड थे। माइक्रो को हम प्राइस थ्योरी बोलते हैं, मैक्रो को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोलते हैं। इसके टूल्स डिमांड और सप्लाई थे, उसके टूल्स एडी और एएस थे। बाकी एग्जाम्पल जो थे वो सारे वही थे। माइक्रो के अंदर हम एक इंडिविजुअल यूनिट की बात करेंगे, जबकि मैक्रो के अंदर हम बात करते हैं किसकी? पूरी इकोनॉमी की नेशनल इनकम, इकोनॉमी का प्राइस, इकोनॉमी का बीओपी, ये सब। तो वो हो गया मैक्रो। और एक था इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट स्कोप ऑफ बिज़नेस इकोनॉमिक्स। बिज़नेस इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या होता है? तो इंटरनल इशू या एक्सटर्नल इशू। इंटरनल मतलब जो हमारे फर्म के अपने अंदर के इश्यूज़ हैं, जिनको हम ऑपरेशनल इश्यूज़ कह सकते हैं, वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे डिमांड को लेकर हो गया, प्रोडक्शन को लेकर हो गया, कॉस्ट को लेकर हो गया, इन्वेंट्री को लेकर हो गया, प्राइस को लेकर हो गया, प्रॉफिट को लेकर हो गया। लेकिन कुछ होते हैं एनवायरमेंटल इश्यूज़, यानी कि एक्सटर्नल इश्यूज़,
जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में डील करते हैं, जैसे कैसा इकोनॉमिक सिस्टम है, बिजनेस साइकिल कैसी चल रही है, ट्रेंड कैसा है देश के अंदर, आरबीआई कैसा काम कर रहा है, या फिर सोशो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस में मतलब क्या हो रहा है। तो ये कुछ, या सोशल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, तो ये ऐसे कुछ इश्यूज़ थे जो हमारे एक्सटर्नल इश्यूज़ थे जी। बाकी इसमें फिर ये भी है मतलब एक पॉइंट की बेसिक डिफरेंस हमें पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स का और बिजनेस इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स जो है वो एक वाइडर टर्म है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में तो मतलब सब कुछ आ गया, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होता है वो सिर्फ उतना पोर्शन है जो हम अपने बिजनेस में प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, है ना। तो ये बात पता होनी चाहिए। तो मेनली इसके अंदर यही सारी बातें रहती हैं। अच्छा, फिर इसी चैप्टर के अंदर हमारा बेसिकली दूसरा यूनिट जो होता है वो होता है प्रॉब्लम्स का, जिसमें हमें सेंट्रल प्रॉब्लम्स बताई जाती हैं कि क्या है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हम मेनली तो 3 कहते हैं, लेकिन लिखी हुई 4 हैं टोटल, क्योंकि एक और है। पहली होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब क्या बनाएं, कितना बनाएं। दूसरी है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएंगे, है ना, कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे। तीसरी होती है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है, रिच या पुअर। और चौथा होता है कि हमें फ्यूचर के लिए कितना मतलब बचा कर रखना है या इन्वेस्ट करना है, ताकि भविष्य में भी हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होता रहे। तो वो होता है व्हाट प्रोविजंस शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो कुल मिलाकर ये 4 प्रॉब्लम्स होती हैं। अब ये चारों ही प्रॉब्लम्स हर इकोनॉमी में होती हैं, तो हमें ये सोचना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो उसको सॉल्यूशन को समझने के लिए पहले हमें 2 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो एक तो होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, है ना, जो हम कहते हैं फ्री मार्केट या लेजेस फेयर टाइप्स, जिसमें बेसिकली सब कुछ अपने आप चलता है। तो इसके अपने फीचर्स लिखे थे, मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखे थे। तो पहले फीचर्स देखते हैं। अब इसके अंदर सारी की सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, यानी कि कोई सरकार नहीं होती। आपके पास जितना अधिकार है या जितने आपके पास प्रॉपर्टी है वो हो सकती है, कोई भी उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई सरकार आपसे आपकी प्रॉपर्टी ले नहीं सकती। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी के ऊपर प्राइवेट ओनरशिप रहती है। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज रहता है, यानी कि प्रोड्यूसर के पास आज़ादी है, वो जो मर्ज़ी प्रोडक्ट बनाए, जो मर्ज़ी सामान बेच सकता है। फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस रहती है, कंज्यूमर के पास भी आज़ादी होती है, वो जो मर्ज़ी प्रोडक्ट खरीदना चाहे खरीद सकता है, कोई रोक टोक नहीं होती है। मोटिव यहाँ पर काम करने का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट मोटिव। बाकी यहाँ पर हम कहते हैं कंज्यूमर सोवरेनिटी, मतलब कंज्यूमर जो है यहाँ पर किंग माना जाता है, कि कहीं ना कहीं कंज्यूमर के हिसाब से ये इकनॉमी सारी चीज़ें बनाती है। अब अगर कंज्यूमर कहेगा कि भाई मुझे जूते चाहिए, तो ये इकनॉमी जूते बनाएगी। कंज्यूमर कहेगा मुझे शर्ट खरीदनी है, तो इकनॉमी शर्ट बनाएगी। तो ये इकनॉमी में कंज्यूमर जो होता है वो किंग होता है। लेकिन इस इकनॉमी के अंदर कंपटीशन बहुत हाई होता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट के लिए कॉम्पीट करते हैं। गवर्नमेंट इसमें कोई होती नहीं है, ये भी फीचर बन गया। बाकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि यहाँ पर जितने भी डिसीजन होते हैं वो ऐसे प्राइस मैकेनिज़्म से होते हैं, यानी कि डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस से प्राइस डिटरमाइन होता है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा। तो इस इकनॉमी के ये कुछ फीचर्स होते हैं। अब इसी वजह से कुछ इसमें फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान। फ़ायदे ये होते हैं कि यहाँ पर सब कुछ सेल्फ रेगुलेटिंग है, मतलब कि सरकार को कुछ नहीं करना, सारी चीज़ें अपने आप ही निकल जाती हैं। दूसरा ये कि एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, काम करने को लेकर लोगों का इंसेंटिव होता है कि ठीक है यार हम मेहनत करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। फिर यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है, रिसोर्सेज सही यूटिलाइज होते हैं, कंज्यूमर का भी फ़ायदा होता है ना, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स उसको मिलते हैं। और फ्रीडम ऑफ चॉइस रहती है, ये भी एक फ़ायदा है। बाकी यहाँ पर उन लोगों को रिवॉर्ड करती है इकनॉमी जो इनिशिएटिव लेते हैं, मतलब जो कुछ नया करते हैं, उनको इस इकनॉमी में फ़ायदा होता है। लेकिन उनको पनिश भी करती है जो काम नहीं करते। बाकी यहाँ पर सबको आज़ादी है, जिसको जो करना है करे, कोई रोक टोक नहीं है, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। तो एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क भी रहता है। तो इस तरह से इसमें कुछ फ़ायदे हैं, लेकिन सिमिलरली इसके कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि यहाँ पर अमीर बहुत अमीर होगा, गरीब बहुत गरीब होगा, इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। यहाँ पर प्रॉपर्टी को लेकर लोग ज़्यादा मतलब मोटिव रहेंगे, ह्यूमन राइट्स कम होंगे। यहाँ पर डिमांड अलग चीज़ों की होगी। सोसाइटी में हो सकता है कंज्यूमर कहे मुझे अल्कोहल चाहिए, मुझे सिगरेट्स चाहिए, तो इकनॉमी में चीज़ें अलग तरह की बन रही होंगी, डिमांड पैटर्न सही रिक्वायरमेंट नहीं शो करेंगे। बाकी जॉब सिक्योरिटी कोई नहीं होगी, नौकरी से आपको निकाल सकते हैं।
और कई बार तो ये भी एक डीमेरिट कहा जाता है कि कंज्यूमर सोवरेनिटी मिथ है, मतलब यहाँ पर प्रॉफिट कमाने की इतनी ज़्यादा लालसा होती है प्रोड्यूसर्स को कि वो कंज्यूमर्स को ही कई बार धोखा देते हैं, कंज्यूमर को ही मिलावटी प्रोडक्ट बेचते हैं। तो ऐसा भी होता है इस इकनॉमी के अंदर ड्रॉबैक। बाकी यहाँ पर एजुकेशन हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, मैरिड गुड्स कम होंगे, उठापटक इकनॉमी में ज़्यादा होगी, यानी इनस्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो ये इसके कुछ डीमेरिट्स होते हैं कैपिटलिस्ट इकनॉमी के। अच्छा, इन्हीं को अगर उल्टा कर देंगे तो वेरी इजी सोशलिस्ट इकनॉमी बन जाती है, जो फ्रेडरिक एंजल्स और कार्ल मार्क्स ने प्रोपाउंड करा था, जिसको हम वैसे सेंट्रली प्लान्ड या कमांड इकनॉमी कह देते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम से इन्होंने किताब लिखी थी, जिस पर ये पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अब इसमें क्या होता है, इसमें बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें एक तो कलेक्टिव ओनरशिप होगी, भाई ये मिलजुल कर सबको काम करना है, सबको प्रॉपर्टी मिलेगी, कोई एक आदमी के पास ज़्यादा नहीं होगा, है ना। तो सरकार यहाँ पर सबको थोड़ा थोड़ा ज़रूर देती है, इस बात का ध्यान रखते हैं। इकोनॉमिक प्लान्स बनते हैं, लेकिन कंज्यूमर की कोई चॉइस नहीं होती। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा अच्छा होगा, कंपटीशन यहाँ ज़्यादा होगा नहीं, सोशल वेलफेयर का मोटिव होगा, और प्राइस मैकेनिज़्म भी ना के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर सारा डिसीजन गवर्नमेंट लेती है। बाकी इसीलिए इसमें कुछ फ़ायदे हैं। फ़ायदे ये कि भाई इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल रहेगा, ज़्यादा वेस्टेज एडवर्टाइजमेंट पर नहीं होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बैलेंस रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि अमीर तो बहुत अमीर हो गया, गरीब बेचारा गरीब रह गया, ऐसा नहीं होगा। फ्लक्चुएशंस यहाँ पर कम होंगे, यहाँ पर सबको काम करने का अधिकार मिलेगा, यहाँ पर सबको भूख से आज़ादी मिलेगी, मतलब कोई भी भूखा नहीं मरेगा। इस इकनॉमी में सरकार ध्यान रखती है कि सबको काम मिले, कोई भूखा ना रहे, लेबर को कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा, उसको भी सुरक्षा मिलेगी। तो ये फ़ायदे हैं। लेकिन यहाँ पर नुकसान क्या हो जाते हैं, चॉइस नहीं है, फ्रीडम ऑफ चॉइस बहुत कम है, और सरकार है तो इनएफिशिएंसी ज़्यादा होगी, करप्शन ज़्यादा होगा, बाबूगिरी ज़्यादा होगी। बाकी यहाँ पर काम करने का, मेहनत करने का मोटिव नहीं होता, क्योंकि लोगों को पता है यहाँ पे काम करेंगे तो भी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। बाकी एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस रहते हैं, हर चीज़ के दाम गवर्नमेंट डिसाइड करती है, गवर्नमेंट के हिसाब से ही चीज़ों का प्राइस डिसाइड होता है। और फिर ये भी ड्रॉबैक कह सकते हैं कि कई बार स्टेट मोनोपोली भी बन जाती है। अगर सरकार जो है वही अपनी मोनोपोली क्रिएट कर ले तो कितना खतरा हो जाता है। तो ये भी कई बार लिमिटेशन बन सकते हैं। तो सोशलिस्ट इकनॉमी में इस तरह से मतलब फीचर्स हैं और उसके फ़ायदे और उसके नुकसान होते हैं। दोनों के कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कर देते हैं तो वो बन जाती है मिक्स्ड इकनॉमी, जिसमें 3 सेक्टर होते हैं। एक प्राइवेट सेक्टर जिसमें 100% प्राइवेट का योगदान है, एक पब्लिक सेक्टर जिसमें 100% सरकार का योगदान है, और एक कंबाइंड सेक्टर जिसमें थोड़ा सा प्राइवेट का भी है, थोड़ा सा पब्लिक का भी। बाकी मिक्स्ड इकनॉमी का मतलब होता है कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों को कंबाइन कर दिया। अब प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस जो होते हैं वो इकनॉमी के टाइप्स पर बेस्ड हैं। वेरी वेरी सिंपल ये कि अगर व्हाट टू प्रोड्यूस है तो कैपिटलिस्ट इकनॉमी में कैसे डिसाइड करेंगे, कंज्यूमर के प्रेफरेंस के हिसाब से। हाउ टू प्रोड्यूस में कैसे डिसाइड करेंगे, जिसमें कॉस्ट कम आएगी। फॉर होम टू प्रोड्यूस में कैसे डिसाइड करेंगे, जो खरीद सकता है, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकनॉमी तो प्रॉफिट के लिए काम करती है, तो वो कंज्यूमर के हिसाब से बनाएगी, लेस खर्चे में बनाएगी, और जो लोग खरीद सकते हैं उनके लिए बनाएगी, मतलब अमीरों के लिए बनाएगी। लेकिन सोशलिस्ट इकनॉमी में जो सारे डिसीजंस होती है वो गवर्नमेंट लेती है, तो गवर्नमेंट सोसाइटी की नीड्स के हिसाब से बनाएगी, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कैसे बनाना चाहिए हमें, और गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि किसके लिए बनाना है, रिच या पुअर या दोनों के लिए थोड़ा थोड़ा। तो सोशलिस्ट में सारे डिसीजन जो होती है वो गवर्नमेंट लेती है। तो इसमें बेसिकली ये पूरी कहानी होती है। इस चैप्टर का नाम है डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, यूनिट 1 में। तो हमने इसमें देखो पढ़ा था सबसे पहले तो डिमांड क्या होता है। तो डिमांड में 3 बातें इंपॉर्टेंट है कि भाई एक डिज़ायर है, मतलब आप कुछ खरीदना चाहते हो, दूसरा आपके पास मीन्स हैं खरीदने के, यानी साधन है, और तीसरा आपके पास विलिंगनेस है उस साधन को, यानी अपने रिसोर्स को अपनी इच्छा को खरीदने के लिए यूज़ करना। तो मेरे पास पैसा है और मैं चाहता हूँ कि मैं ये प्रोडक्ट खरीद लूँ, तो इसको बोलते हैं विलिंगनेस। तो डिमांड का मतलब होता है डिज़ायर, मीन्स और विलिंगनेस, इन तीनों को मिला दो तब हम कहेंगे कि ये डिमांड है। खाली डिज़ायर से नहीं होगा कि मान लो मैं सोच रहा हूँ कि मैं लैम्बोर्गिनी गाड़ी खरीद लूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो फिर वो हम उसको डिमांड नहीं कहेंगे। अच्छा, बाकी डिमांड जो होता है वो क्या है, थोड़ा सा हमने ये भी समझा था कि
कि जैसे हम अलग अलग प्राइजेस पर अलग अलग क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं। जैसे 10 रुपये पर हम 5 यूनिट्स खरीदना चाहते हैं, अगर यही 3 रुपये प्राइस हो जाएगा तो आप 15 यूनिट्स खरीदना चाहोगे, तो उसको क्वांटिटी डिमांडेड कह देते हैं। लेकिन जब हम इसको मतलब अलग अलग प्राइजेस पर और अलग अलग क्वांटिटीज़ को मिलाकर कंबाइनली बोलते हैं, तब हम इसको एक डिमांड वर्ड कह सकते हैं। तो डिमांड वर्ड थोड़ा सा एक वाइडर वर्ड है, बड़ा वर्ड है, जिसमें हम डिफरेंट प्राइजेस पर डिफरेंट क्वांटिटीज़ की बात करते हैं। लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब होता है एक प्राइस पर आप कितने यूनिट्स खरीदना चाहते हो, है ना, तो ये मतलब होता है। लेकिन मेन चीज़ थी कि कौन कौन से फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट करते हैं, है ना, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड किन चीज़ों से अफेक्ट होगी। तो देखो, पहला फैक्टर है प्राइस। प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम हो जाएगी, यानी इन्वर्स रिलेशन है। दूसरा फैक्टर था रिलेटेड गुड का प्राइस। अब इसमें दो तरह के गुड थे, सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। तो मान लो हम गाड़ी की बात करें, तो गाड़ी का सब्सटीट्यूट कौन है? बाइक। और गाड़ी का कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या है? पेट्रोल या डीजल। अब इसमें रिलेशन ये होता है कि मान लो बाइक यानी सब्सटीट्यूट गुड का प्राइस कम हुआ, तो लोग सोचेंगे कि चलो अब हम भी बाइक खरीद लेते हैं, तो गाड़ी की डिमांड कम हो जाएगी। तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जो होता है या सब्सटीट्यूट गुड्स के अंदर डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो जैसे ही अगर सब्सटीट्यूट गुड का प्राइस कम हुआ तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड भी कम हो जाएगी, या वाइस वर्सा। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड में इनवर्स रिलेशन होता है। अब मान लो पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, तो फिर लोग गाड़ी की डिमांड कम कर देंगे। तो यहाँ पर इनवर्स रिलेशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस के साथ। तो दो तरह के रिलेटेड गुड्स हैं, सब्सटीट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड, दोनों के साथ अलग रिलेशन है। तीसरा फैक्टर आपको बताया था इनकम, कंज्यूमर की जो इनकम होती है। अब वो भी अलग अलग गुड के हिसाब से अलग अलग अफेक्ट करती है। अब अगर नॉर्मल गुड है तो पॉजिटिव इनकम इफेक्ट होगा, यानी इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ी। इन्फीरियर गुड है तो फिर नेगेटिव इनकम इफेक्ट होगा, आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप कम खरीदोगे। मान लो बेकार क्वालिटी के गुड्स हैं, चीप क्वालिटी के गुड्स हैं, तो आपकी इनकम जब बढ़ेगी तो आप उसको कम खरीदोगे। अब मुकेश अंबानी साहब की इनकम बढ़ रही है तो वो कोई बेकार प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे, चीप प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे। तो इन्फीरियर गुड नेगेटिव इनकम इफेक्ट पे चलते हैं। बल्कि नेसेसिटी गुड भी कुछ होता है, एक्सेप्शन भी है, जो इनकम से अफेक्ट नहीं होते, यानी कि इनकम बढ़े घटे कुछ भी रहे वो चेंज नहीं होती, उनकी क्वांटिटी उतनी ही रहती। तो ये होते हैं 3 प्रकार के मेनली गुड्स। फिर इसको मैंने थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी बता दिया था, जो अब वैसे रेलिवेंट नहीं है, लेकिन ठीक है, हमें तो रिलेशन याद रखना है। नॉर्मल गुड में पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, इन्फीरियर गुड में नेगेटिव इनकम इफेक्ट, नेसेसिटी गुड जो है वो चेंज नहीं होते। बाकी इसके अलावा टेस्ट एंड प्रेफरेंस, वो भी हमारी डिमांड को प्रभावित करते हैं, जिसमें मैंने आपको अलग अलग इफ़ेक्ट्स भी बताए हैं। डेमॉन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट, आप अपने पड़ोसी को देखते हो तो आपका भी मन करता है डिमांड करने का। बैंड वैगन इफ़ेक्ट में आप और बहुत सारे लोगों को देखते हो कि पूरा मोहल्ला लाल पजामा खरीद रहा है तो मैं भी खरीदूंगा, तो ये होता है बैंड वैगन इफ़ेक्ट। लेकिन स्नॉब इफ़ेक्ट इसका उल्टा होता है। स्नॉब इफ़ेक्ट डिमांड कम करता है। स्नॉब इफ़ेक्ट होता है जो लोग कहते हैं कि हम भीड़ से अलग हैं, हम हट के काम करते हैं। तो जब उन्हें लगता है कि बहुत प्रोडक्ट कॉमन हो गया, ये तो हर कोई खरीद रहा है, लाल पजामा तो हर कोई पहन रहा है, तो हम सोचते हैं फिर हम नहीं खरीदेंगे क्योंकि ये तो बहुत कॉमन है। तो स्नॉब इफ़ेक्ट जो होता है वो डिमांड को कम कर देता है। वेबलेन इफ़ेक्ट होता है नीता अंबानी जी वाला एग्जाम्पल, कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन। अब जब कोई चीज़ बहुत महंगी हो जाती है तब उनका मन करता है कि अब हम खरीदेंगे, जैसे डायमंड्स। तो वो सोचती हैं कि अब ये महंगा है डायमंड, तब मैं खरीदूंगी। अगर आप उनको बोलोगे नीता अंबानी जी को कि मैडम ये 5 लाख का डायमंड हार खरीद लो, तो वो कहेंगी नहीं है 5 लाख का मैं नहीं खरीदूंगी। मैडम 500 करोड़ का है, तो वो कहेंगी हाँ अब ठीक लग रहा है। तो वेबलेन इफ़ेक्ट। बाकी अदर फैक्टर्स भी डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जैसे पॉपुलेशन बढ़ गई, या आपकी एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर में, तो या एज डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो जिस इकनॉमी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो डिमांड ज़्यादा रहेगी, जिस इकनॉमी में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो डिमांड कम रहेगी। तो इस तरह से अदर फैक्टर्स भी डिमांड को प्रभावित करते हैं। अब इन्हीं फैक्टरों को एक डिमांड के फंक्शन में शो कर दूंगा तो ये डिमांड फंक्शन बन जाता है कि क्वांटिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस या अदर फैक्टर्स। तो इसको बोलते हैं डिमांड फंक्शन। ये भी इन्वर्स रिलेशन, मतलब ये भी एक डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड ही शो हो रहे हैं कि डिमांड को वो सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। इसको बोलते हैं डिमांड फंक्शन। बाकी अगर मैं डिमांड कर्व की बात करूं तो वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, वो तो सिंपल आपको पता ही है। और डिमांड शेड्यूल की बात करूं तो वो एक टैबुलर प्रेजेंटेशन है
जिसमें हम इन्वर्स रिलेशन शो करते हैं प्राइस और क्वांटिटी का। अब एल्फ्रेड मार्शल ने एक लॉ दिया। क्या लॉ था? एल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि अगर हम 4 फैक्टर्स को कांस्टेंट कर दें, यानी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट और अदर फैक्टर, अगर ये चेंज ना हो तो प्राइस जो है वो क्वांटिटी के साथ इन्वर्सली रिलेटेड होगा। इस बात को लॉ बोल दिया, लॉ ऑफ डिमांड। तो अगर हम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट और अदर फैक्टर, वो नीले रंग के पट्टे वाले 4 फैक्टर, अगर हम उन नीले रंग के पट्टे वाले 4 फैक्टरों को कांस्टेंट कर दें, मतलब वो चेंज ना हो, तो प्राइस जो है वो क्वांटिटी के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है। इसे लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं और इस अजम्पशन को कहते हैं सेटरस पेरिबस, यानी कि अदर फैक्टर्स चेंज नहीं होंगे। इसको बोल देते हैं सेटरस पेरिबस। तो ये होता है लॉ ऑफ डिमांड। बाकी लॉ ऑफ डिमांड एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, मतलब कि ये सिर्फ रिलेशन बताता है, इन्वर्स रिलेशन, क्वांटिटी नहीं बताता, तो इसीलिए ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। अच्छा, अब डिमांड जो हम पढ़ते हैं वो ऑब्वियसली एक किसकी होती है? इंडिविजुअल की। लेकिन अगर हम 2-3 इंडिविजुअल्स को मिला दें मार्केट में और उन सारे इंडिविजुअल्स की डिमांड को इकट्ठा कर लें तो उसको बोल देंगे मार्केट डिमांड। तो वो येलो कलर में आपको दिख रहा है। और डिमांड कर्व इंडिविजुअल्स के बनाएंगे तो ऐसा बनेगा काले रंग का, मार्केट का बनाएंगे तो बनेगा लाल रंग का, जिसमें प्रॉपर्टी ये होती है कि मार्केट का डिमांड कर्व जो है वो हमेशा फ्लैटर होगा। थोड़ा सा आपको देखोगे तो फ्लैटर लगेगा, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने लिखा था स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। वो तो एक बहुत ही सिंपल पॉइंट है कि भाई ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। इसका स्लोप का फॉर्मूला याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर देता हूँ कि डिमांड कर्व का जो स्लोप है मतलब ढलान, उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन प्राइस, ठीक है, ये याद रखना है, डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। और ये हमेशा नेगेटिव होता है। नेगेटिव इसलिए बोलते हैं या होगा क्योंकि डायग्राम जो है वो इन्वर्स रिलेशन शो कर रहा है। तो इन्वर्स रिलेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो प्राइस है P0 और क्वांटिटी है Q0, तो अगर प्राइस कम होगा तो फिर क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ बढ़ रही है, तो ये इन्वर्स रिलेशन शो करता है। तो इसीलिए जब हम इसका स्लोप का आंसर निकालते हैं तो वो नेगेटिव आता है। तो इनफैक्ट इसीलिए इसको नेगेटिवली स्लोप्ड कहते हैं, है ना। डिमांड कर्व को हम क्या कहते हैं? नेगेटिवली स्लोप्ड। यानी कि आप ऊपर पत्थर रखोगे तो ये नीचे भाग जाएगा गोल गोल। तो जब भी कोई कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है तो उसको नेगेटिवली स्लोप्ड कह देते हैं। तो ये नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व है ना। तो इसका फॉर्मूला याद रखना है, चेंज इन P अपॉन चेंज इन Q। बाकी इसकी इक्वेशन होती है वो ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, लेकिन ठीक है, ऐसी लिखी हुई है, आप भी देख के खुश हो जाओ। Q इज इक्वल टू A माइनस BP। Q मतलब हो गया क्वांटिटी, A मतलब होता है Y इंटरसेप्ट, Y इंटरसेप्ट मतलब ये येलो कलर का पूरा हिस्सा, B मतलब होता है स्लोप और P मतलब होता है प्राइस। लेकिन इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है तो ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, हाँ स्लोप पता होना चाहिए। अच्छा, फिर हमने लिखा था कि लॉ ऑफ डिमांड क्यों ऑपरेट होता है। तो इसके भी 4 मेन रीजंस हैं, इनफैक्ट 5 समझ लो कि भाई लॉ ऑफ डिमांड क्यों ऑपरेट हो रहा है। प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, प्राइस कम हो रहा है डिमांड बढ़ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके लिए एल्फ्रेड मार्शल ने कहा बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि आप एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक जैसे जैसे ज़्यादा बर्गर खाते रहोगे तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती रहेगी, मतलब मज़ा आपको कम मिलेगा। तो जब आपको कम मज़े मिलेंगे तो आप प्राइस कम पे करोगे। तो मार्शल के हिसाब से क्वांटिटी के बढ़ने पर प्राइस कम हो रहा है, तो एक इन्वर्स रिलेशन शो हो गया। तो उन्होंने कहा कि देखो लॉ ऑफ डिमांड प्रूफ हो गया। इसी तरह J.R. हिक्स, उनका कहना था कि भाई और भी रीजंस हैं, जैसे सब्सटीट्यूशन इफेक्ट होता है। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या? अब मान लो प्राइस टी का कम हो गया, ठीक है, चाय सस्ती हो गई, 10 रुपये की चाय थी 2 रुपये की हो गई। तो जितने भी नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर्स हैं या जितने भी कॉफ़ी ड्रिंकर्स हैं, वो कॉफ़ी ड्रिंकर्स अब सोचेंगे यार चाय सस्ती हो गई तो हम कॉफ़ी को छोड़कर चाय पीना शुरू कर देते हैं, तो वो भी कॉफ़ी छोड़कर चाय पीना शुरू कर देंगे। तो ऐसे में चाय की डिमांड बढ़ जाएगी, इसको बोलते हैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। इसी तरह होता है इनकम इफेक्ट। मान लो कोई प्रोडक्ट का प्राइस कम हुआ
तो जे.आर. हिक्स ने बोला अगर कोई प्राइस कम होगा प्रोडक्ट का तो इसका मतलब आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, आपका इनकम बढ़ गया, रियल इनकम बढ़ गया एक तरह से। और जब रियल इनकम बढ़ता है तो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, नॉर्मल गुड होगा तो आप डिमांड बढ़ा दोगे, इन्फीरियर गुड होगा तो डिमांड कम कर दोगे। तो इनकम के बढ़ने से नॉर्मल गुड की डिमांड तो बढ़ जाएगी, मतलब पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, और इन्फीरियर गुड की डिमांड कम हो जाएगी, नेगेटिव इनकम इफेक्ट। तो इसको बोलते हैं इनकम इफेक्ट। बाकी सब्सटीट्यूशन इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है ना। और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्ग ज़्यादा कब होता है, जैसे मान लो कोक और पेप्सी जो बहुत क्लोज सब्सटीट्यूट्स हैं, जिनको आप आसानी से स्विच कर सकते हो, कोई इनकन्वीनियंस नहीं है, तो वो स्ट्रॉन्ग सब्सटीट्यूट्स हैं। लेकिन मान लो दूसरा एग्जांपल सोचते हैं, मान लो कार और स्कूटर। अब कार और स्कूटर स्ट्रॉन्ग सब्सटीट्यूट्स नहीं है, क्योंकि कार से स्कूटर पे आना पड़े आपको तो थोड़ा सा मुश्किल तो होगी, तकलीफ तो लगेगी, तो वो स्ट्रॉन्ग सब्सटीट्यूट्स नहीं होते। तो ये भी सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में बात थी। अच्छा, फिर प्राइस इफेक्ट जो होता है वो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ था। प्राइस इफेक्ट का मतलब होता है कि जिसमें सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट दोनों जुड़ जाते हैं। तो अगर कोई हमसे पूछे प्राइस इफेक्ट का फॉर्मूला बताओ, तो हम प्राइस इफेक्ट का फॉर्मूला कहेंगे, ये लिखा भी है हमने, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। तो दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये बन जाएगा प्राइस इफेक्ट। अब प्राइस इफेक्ट नॉर्मल गुड में तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि नॉर्मल गुड के अंदर तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट भी और इनकम इफेक्ट भी दोनों पॉजिटिव होते हैं। लेकिन इन्फीरियर गुड में बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ बन जाती है कि मान लो प्राइस कम हुआ तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट के हिसाब से तो डिमांड बढ़ेगी, लेकिन इनकम इफेक्ट के हिसाब से डिमांड कम होगी क्योंकि इन्फीरियर गुड है। तो वहाँ पर मतलब एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो जाता है। ये बताया जे.आर. हिक्स ने कि देखो इन्फीरियर गुड जो होगा वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, प्राइस कम होने पर हो सकता है डिमांड बढ़ भी जाए या हो सकता है डिमांड कम भी हो जाए। तो ये एक इंटरेस्टिंग इसमें पॉइंट था। बाकी और भी दो फैक्टर्स होते हैं लेकिन वो इजी हैं, जैसे नए कस्टमर्स आ जाते हैं। अब किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा तो नए ग्राहक आ जाएंगे, है ना, तो डिमांड बढ़ जाएगी। या फिर डिफरेंट यूजेस, बहुत से प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनका दाम अगर बढ़ता है तो आप उनके यूजेस कम कर देते हो, और यूजेस कम कर देते हो तो डिमांड भी कम हो जाती है। जैसे मिल्क का एग्जांपल था, मिल्क के बहुत सारे यूजेस होते हैं, लेकिन जैसे जैसे प्राइस बढ़ता रहेगा आप एक एक यूज़ उसका कम करते रहोगे, और यूज़ कम करते रहोगे तो डिमांड भी कम हो जाएगी। तो ये बेसिकली वो रीज़न हो गया। अच्छा, फिर एक्सेप्शंस भी होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के। बहुत सी चीज़ें लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो ही नहीं करती, जैसे कॉन्स्पिक्यूअस गुड, डायमंड्स, वो जितने महंगे होंगे उतना ज़्यादा खरीदेंगे। गिफन गुड्स, सर रॉबर्ट गिफन ने क्या स्टोरी देखी थी कि यार मीट और ब्रेड दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, लेकिन उन्होंने देखा, ऑब्जर्व करा कि ब्रेड जो है उसके दाम बढ़ रहे हैं फिर भी डिमांड कम नहीं हो रही, तो एक लॉ ऑफ डिमांड का फेलियर हो गया। तो ये एक एक्सेप्शन बन गया गिफन गुड्स के नाम से। बाकी इसमें एक पॉइंट याद रखना है कि गिफन गुड्स जितने भी होते हैं वो सब इन्फीरियर गुड्स होते हैं, लेकिन सारे इन्फीरियर गिफन गुड्स नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। तो ये आपको यहाँ पे समझाया था। अच्छा, इसके अलावा कुछ कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज़ होती हैं, जैसे एसी, मोबाइल, टीवी, ये आप खरीदते हो, इनका प्राइस जो भी हो आप खरीद ही लेते हो, है ना। इसी तरह फ्यूचर राइज इन प्राइसेस, अब जैसे गोल्ड, आपको लग रहा है कि फ्यूचर में और महंगा होगा, तब भी फिर आप अभी खरीद लोगे, चाहे अभी भी प्राइसेस ज़्यादा क्यों ना हो, आप खरीद लोगे। कई बार इर्रेशनल बिहेवियर होता है, आपको लगता है कि भाई ठीक है खरीदना है तो खरीदना है, महंगा है तब भी खरीद रहे हो। कई बार स्पेकुलेटिव गुड्स में भी आप डिमांड बढ़ाते हो, प्राइस बढ़ रहा है तब भी खरीदते हो। और भी कुछ अदर रीजंस होते हैं जिस वजह से आप डिमांड को बढ़ा घटा सकते हो। तो यानी कि बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जब लॉ ऑफ डिमांड को आप फॉलो नहीं करते, प्राइस बढ़ने पर भी ज़्यादा खरीद लोगे या प्राइस कम होने पर भी कम खरीद लोगे। तो कुछ चीज़ें लॉ ऑफ डिमांड को फेल करती हैं। अच्छा, फिर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हमने कवर करा था जो हमेशा याद रखना है एग्ज़ाम के लिए, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड किसे कहते हैं और चेंज इन डिमांड किसे कहते हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब है कि प्राइस की वजह से डिमांड चेंज हो रही है, लेकिन चेंज इन डिमांड का मतलब है कि किसी दूसरे फैक्टर की वजह से डिमांड चेंज हो रही है। तो ये बड़ा ही क्रिटिकल बात है जो याद रखनी है, जो मुझे लगता है आपको समझ भी आए। अब प्राइस की वजह से जब क्वांटिटी चेंज होती है तो हम उसको बोलते हैं एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन दूसरे फैक्टर्स की वजह से जब डिमांड चेंज होती है तो हम कह देते हैं इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। तो दोनों के डायग्राम और कहानी इसलिए अलग है, देख लेते हैं। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है कि आपका प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, जिस वजह से क्वांटिटी या तो बढ़ेगी या घटेगी। क्वांटिटी बढ़ने को येलो कलर वाले को एक्सपेंशन कह देते हैं और क्वांटिटी घटने को ब्लू कलर वाले को कॉन्ट्रैक्शन कह देते हैं।
तो येलो कलर में एक्सपेंशन हो रहा है, ब्लू कलर में उधर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन इसमें प्राइस बढ़ घट रहा है, इसे कहते हैं मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व। लेकिन इंक्रीज और डिक्रीज के अंदर आपका डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जाता है, यानी कि रेड कलर में आप देख रहे हो इंक्रीज इन डिमांड, प्राइस सेम है, देखो प्राइस चेंज नहीं हुआ, ये इंपॉर्टेंट बात है, प्राइस वही रहेगा लेकिन डिमांड बढ़ गई। और ग्रीन कलर में आप देख रहे हो लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड, यानी कि डिमांड कम हो गई पर प्राइस नहीं चेंज हुआ, प्राइस वही है। तो ये खूबसूरती होती है इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। बाकी इसके रीज़न आपको थोड़ा सा याद रखने, जो लिख रखे हैं हमने वेरी सिंपल, कि नॉर्मल गुड है इनकम बढ़ गई, इन्फीरियर गुड की इनकम कम हो गई, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट बढ़ गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड सस्ते हो गए, या पॉपुलेशन बढ़ गई, फेवरेबल चेंज इन टेस्ट हो गया। मतलब किसी भी रीज़न की वजह से डिमांड बढ़ सकती है, और उधर लिखे हुए किसी भी रीज़न की वजह से डिमांड कम हो सकती है। ये सारे अदर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिमांड बढ़ती या घटती है। फिर इसके बाद होता है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जो होता है बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट सेम है, ये बड़ी अच्छी बात है कि उसका कॉन्सेप्ट सेम होता है, लेकिन उसमें हमें 4 तरह की इलास्टिसिटी पढ़नी है। प्राइस की वजह से क्वांटिटी चेंज हो रही है तो प्राइस इलास्टिसिटी, रिलेटेड गुड के प्राइस की वजह से चेंज हो रही है तो क्रॉस इलास्टिसिटी, इनकम की वजह से चेंज हो रही है तो इनकम इलास्टिसिटी, एडवर्टाइजमेंट के खर्चे की वजह से चेंज हो रही है तो एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी, है ना। तो ये उसके चारों के फॉर्मूले होते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन, या तो प्राइस होगा या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड होगा या इनकम होगी या एडवर्टाइजमेंट होगा। कॉन्सेप्ट सेम होता है, लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी इलास्टिसिटी की 5 डिग्रीज होती हैं, वो हमें पता होने चाहिए अच्छे से। एक होती है इन्फिनिटी, जिसमें डिमांड कर्व होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक होती है ज़ीरो, जिसमें डिमांड कर्व होगा पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक होता है मोर देन 1, जिसमें डिमांड कर्व होगा फ्लैटर, यानी क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज हो रहा है, इसका मतलब होता है क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज हो रहा है। एक होता है लेस देन 1, इसमें डिमांड कर्व होता है स्टीपर, यानी कि इसमें क्वांटिटी में कम चेंज हो रहा है, थोड़ा सा चेंज हो रहा है। और एक होता है इक्वल टू 1, उसमें क्वांटिटी और प्राइस दोनों का चेंज बराबर होता है। तो डिमांड कर्व के शेप को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल देते हैं। तो ये आपको याद रखने एमसीक्यू के लिए, बनाने को तो नहीं बोलेगा लेकिन याद रखना है। तो 5 डिग्रीज होती हैं इलास्टिसिटी, है ना। बाकी इसके लॉजिक मैंने आपको बताए थे कि कैसे काम करते हैं। फ्लैटर मतलब क्वांटिटी ज़्यादा चेंज हो रही है, स्टीपर मतलब क्वांटिटी कम चेंज हो रही है ना, ये मतलब होता है। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब होता है कि क्वांटिटी और प्राइस दोनों बराबर चेंज हो रहे हैं, तो इसीलिए इलास्टिसिटी 1 होती है। बाकी ज़ीरो का मतलब है कि प्राइस चेंज नहीं हो रहा, बिल्कुल डिमांड कर्व पैरेलल है। और इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी का मतलब है प्राइस चेंज नहीं हो रहा, और ज़ीरो का मतलब है कि क्वांटिटी बिल्कुल चेंज नहीं हो रही, वर्टिकल है आपका डिमांड कर्व। तो 5 डिग्रीज होती हैं मेनली, ये याद रखनी है आपको। अच्छा, बाकी अलग अलग मेथड्स होते हैं प्राइस इलास्टिसिटी को निकालने के। पॉइंट इलास्टिसिटी, इसमें फॉर्मूला याद रखने हैं, वो बता देता हूँ आपको। पॉइंट इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है मेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको ओपन करके आप लिख सकते हो मेन फॉर्मूला, Q1 माइनस Q0 अपॉन P1 माइनस P0 इंटू P0 अपॉन Q0, जिसमें Q1 मतलब नई क्वांटिटी, Q0 मतलब पुरानी क्वांटिटी, P1 मतलब नया प्राइस, P0 मतलब पुराना प्राइस। अच्छा, बाकी हम इसी फॉर्मूले को ऐसे भी शो कर सकते हैं, 1 अपॉन स्लोप इंटू P0 अपॉन Q0, क्योंकि हमने स्लोप पहले पढ़ रखा था कि स्लोप का फॉर्मूला होता है चेंज इन P अपॉन चेंज इन Q, तो ये भी एक फॉर्मूला याद रखना है। बाकी इसके अलावा दूसरा मेथड होता है ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड एक थ्योरेटिकल मेथड है जिसमें हमें सिंपल ये बात याद रखनी है कि अगर हम एक डिमांड कर्व पर 5 पॉइंट्स बनाएं, ऊपर A फिर B C D E, तो सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी A पॉइंट पर होगी, इन्फिनिटी, फिर मोर देन 1, फिर 1, फिर लेस देन 1, फिर 0। तो ये ऑर्डर वाइज मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में इलास्टिसिटी इसमें चलती है। बाकी फॉर्मूला होता है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो ये थ्योरेटिकल मेथड है ज्योमेट्रिक मेथड। फिर आता है एक और इम्पॉर्टेंट आर्क मेथड, इसमें भी इलास्टिसिटी निकालते हैं लेकिन इसका फॉर्मूला अलग है, तो वो फॉर्मूला याद रखना है Q1 माइनस Q0 अपॉन Q1 प्लस Q0 इंटू P1 प्लस P0 अपॉन P1 माइनस P0। तो इससे भी आपका आंसर आ जाएगा लेकिन कुछ भी अलग आ सकता है। फिर एक और होता है एक्सपेंडिचर मेथड, इसमें हम एक्सपेंडिचर निकालते हैं, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस इंटू क्वांटिटी करके। अब इसमें सिर्फ 3 केसेस होते हैं जो याद रखने हैं।
अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, मतलब प्राइस बढ़ा और टीई भी बढ़ गया, तो इसका मतलब इलास्टिसिटी है लेस देन 1। लेकिन अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे कि प्राइस तो बढ़ रहा है, टीई कम हो रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो मतलब इलास्टिसिटी मोर देन 1। और अगर टोटल एक्सपेंडिचर चेंज ही ना हो तो हम कहते हैं इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। तो इसमें 3 केसेस होते हैं और तीनों का मतलब हमने डेमो भी बनाया था। तो पहले केस में सेम डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो इलास्टिसिटी लेस देन 1, दूसरे केस में ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो इलास्टिसिटी मोर देन 1, और तीसरे केस में टोटल एक्सपेंडिचर चेंज ही नहीं हो रहा तो इलास्टिसिटी डू नॉट चेंज, मतलब इक्वल टू 1। टोटल एक्सपेंडिचर डू नॉट चेंज तो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। तो 3 केसेस होते हैं, है ना। तो मेन प्राइस इलास्टिसिटी है, बाकी इनकम इलास्टिसिटी में कोई फ़र्क नहीं है, सेम फॉर्मूला है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन इनकम, बाकी और कोई मेथड नहीं है, तो इसमें सिंपल। हाँ, इसमें एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो इन्फीरियर गुड, अगर आंसर पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब ये है आपका नॉर्मल गुड। लेकिन अगर वो आंसर पॉजिटिव में 1 तक आता है, 0 to 1 के बीच में आता है, तो आप कहोगे नेसेसिटी गुड, और 1 से ज़्यादा आता है तो हम कहेंगे लग्जरी गुड। तो ये इसका एनालिसिस याद रखना है। बाकी 0 का मतलब है गुड्स पर इनकम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, जैसे सॉल्ट। अच्छा, फिर है क्रॉस इलास्टिसिटी, उसमें भी फॉर्मूला एक ही है, सेम है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। तो फॉर्मूला एक ही है, वो याद रखना है और कुछ नहीं। लेकिन हाँ, एनालिसिस इसमें भी इम्पॉर्टेंट है। आंसर अगर नेगेटिव आ रहा है तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब सब्सटीट्यूट गुड्स। लेकिन नेगेटिव या पॉजिटिव में आंसर -1 या 1 तक आ रहा है तो हम कहेंगे वीक कॉम्प्लीमेंट्स या नॉट क्लोज सब्सटीट्यूट। लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा आ रहा है, मान लो पॉजिटिव 1 से ज़्यादा आ रहा है तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग सब्सटीट्यूट्स, या नेगेटिव 1 से ज़्यादा आ रहा है तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्स। और परफेक्ट इन्फिनिटी आ रहा है तो परफेक्ट सब्सटीट्यूट भी एक हाइपोथेटिकल टर्म है जो कह सकते हैं। तो ये एनालिसिस इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना है। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी अगेन सेम फार्मूला है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट। तो बस इसमें इनमें फॉर्मूले सेम ही है, इसमें कोई भी अंतर नहीं होता। अच्छा, बाकी इलास्टिसिटी को अफेक्ट करने के भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो पता होने चाहिए। जैसे नंबर ऑफ़ सब्सटीट्यूट्स, ज़्यादा सब्सटीट्यूट्स होंगे तो इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होगी, मतलब चेंज हो जाएगी। कम सब्सटीट्यूट्स होंगे तो इलास्टिसिटी कम होगी। नंबर ऑफ़ यूजेस ज़्यादा होंगे तो इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होगी, कम यूज़ होंगे तो इलास्टिसिटी कम होगी। शेयर इन कंज्यूमर बजट, अगर कंज्यूमर के बजट में शेयर ज़्यादा होगा तो इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होगी, शेयर बहुत कम होगा तो इलास्टिसिटी भी कम होगी, ये भी एक पॉइंट है। टाइम पीरियड, टाइम बहुत ज़्यादा है तो इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, टाइम बहुत कम है तो इलास्टिसिटी कम होगी। नेचर ऑफ गुड, लग्जरी गुड्स हैं तो इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होगी, नेसेसिटी गुड हैं तो इलास्टिसिटी बहुत कम होगी। और कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जो इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं, जैसे अगर हैबिचुअल गुड्स हैं तो इलास्टिसिटी कम होगी, टाइड डिमांड है तो इलास्टिसिटी कम होगी, जैसे आपको प्रिंटर के साथ इंक खरीदनी पड़ेगी। माइनर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, बड़ी गाड़ी के साथ आप परफ्यूम खरीद रहे हो तो मतलब खरीदोगे, ज़्यादा डिमांड चेंज नहीं होगी, इलास्टिसिटी कम है। प्राइस रेंज, बहुत महंगे और बहुत सस्ते गुड्स अगर खरीदोगे तो उनकी भी इलास्टिसिटी जनरली कम होगी एक्सट्रीम केसेस में। तो ये थ्योरेटिकल कुछ पॉइंट्स थे जो इलास्टिसिटी को मतलब डिफाइन करते हैं। तो ये है देखो पूरा आपका डिमांड एंड इलास्टिसिटी का चैप्टर। तो यूनिट नंबर 2 जो है इसका नाम है कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहली पॉइंट होता है वांट्स। तो इस यूनिट की स्टार्टिंग होती है कि कंज्यूमर बिहेवियर जो है उसमें वांट्स क्या है। अब वांट्स के बहुत सारे मतलब फीचर्स होते हैं। जैसे पहला फीचर कि वांट्स अनलिमिटेड होता है, तो हर इंसान की इच्छाएं अनलिमिटेड हैं, खूब सारी होती हैं। दूसरा है सब्जेक्टिव होती हैं। सब्जेक्टिव का मतलब है कि मेरी वांट अलग होगी, आपकी वांट अलग होगी। हो सकता है मुझे अभी पानी पीने का मन कर रहा है, हो सकता है आपका अभी खाना खाने का मन कर रहा है, तो वांट्स सब्जेक्टिव होती हैं। तीसरा होता है सैटिएबल। सैटिएबल का मतलब होता है कि जो सेटिस्फाई हो जाती हैं। तो अगर मेरा पानी पीने का मन कर रहा है, मैं पानी पी लूँगा तो मेरी वांट सेटिस्फाई हो जाएगी। आपका खाना खाने का मन कर रहा है, आप खाना खा लोगे तो आपकी वांट सेटिस्फाई हो जाएगी। चौथा होता है कॉम्पीटिंग। हमारी वांट्स आपस में कॉम्पीट करती हैं कई बारी, कि
कि मेरा पानी पीने का भी मन कर रहा है, या मेरा मन कर रहा है कि मैं खाना खा लूँ, या मेरा मन कर रहा है मैं पढ़ाई कर लूँ। तो अब कई बार मेरी वांट्स आपस में कॉम्पीट करती हैं, तो मुझे फिर सोचना पड़ेगा कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। तो वांट्स आपस में कॉम्पीटिंग भी हो जाती हैं कभी कभी। पांचवा होता है कॉम्प्लीमेंट्री। कई बार वांट्स हमारी कॉम्प्लीमेंट्री भी होती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ा होना, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। जैसे मान लो मेरा मन कर रहा है कि मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, लेकिन गाड़ी होनी चाहिए तो उसके लिए मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो मेरी वांट्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड है कि पढ़ाई करूँगा तो फिर मैं आगे गाड़ी खरीद सकता हूँ, या जो भी मेरा मन कर रहा है, जो भी मेरी वांट्स हैं वो कई बार एक दूसरे के सपोर्टिव में काम करती हैं। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। और छठा फीचर होता है डिफरेंट इंटेंसिटी। इसमें मैंने आपको बताया था कि कई बार वांट्स जो होती हैं उनकी इंटेंसिटी अलग होती है। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि आप जैसे कोई चीज़ पाना चाहते हो, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मन करता है कि ये तो मुझे चाहिए। कुछ चीज़ें आप सोचते हो चलो कोई बात नहीं, छोड़ भी सकते हैं, नहीं मिला तो चल जाएगा। तो कुछ वांट्स आपकी हाई इंटेंसिटी की होती हैं, कुछ वांट्स आपकी लो इंटेंसिटी की होती हैं। तो वांट्स जो हैं वो अलग अलग इंटेंसिटी की हो सकती हैं। मतलब कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मन करता है पाने का, कुछ चीज़ें आप कम मन करता है, छोड़ भी सकते हो। तो बेसिकली वांट्स जो होती हैं वो इंसान की ये अलग अलग फीचर्स रखते हैं। अब इन वांट्स को हम मेनली तो दो लेकिन तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोल देते हैं नेसेसरीज़। नेसेसरीज़ मतलब हो गया जो जीवन के लिए ज़रूरी है, खाना, कपड़ा, घर, रोटी, ये सब चीज़ें। दूसरी होती हैं लग्जरीज़। लग्जरीज़ का मतलब हो गया कि जो चीज़ें एसेंशियल नहीं है लिविंग के लिए, कि भाई आपको जैसे फरारी ख़रीदनी है तो बिना फरारी के भी आपका जीवन चल सकता है, तो वो एक लग्जरी गुड हो गया। लेकिन नेसेसरीज़ और लग्जरीज़ के बीच में लाई करते हैं कंफर्ट्स। तो कंफर्ट्स मतलब हो गए थोड़ा नेसेसरीज़ से ऊपर, लग्जरी से थोड़ा कम, कि ठीक है हमें घर चाहिए, एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी हो, तो दैट इज़ बेसिकली कंफर्ट्स। तो हम अपनी वांट्स को तीन तरह से कैटेगराइज कर लेते हैं। अब इसमें जो पहला मेन कॉन्सेप्ट होता है वो होता है यूटिलिटी का। अब यूटिलिटी किसे कहते हैं? यूटिलिटी का मतलब होता है बेसिकली सेटिस्फैक्शन। अब आपको भूख लग रही है, आपने बर्गर खाया या आपने पिज़्ज़ा खाया, तो आपको बर्गर खा के मज़ा आएगा, सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। तो इस सेटिस्फैक्शन को हम यूटिलिटी कह देते हैं। बाकी यूटिलिटी जो होती है उसका मतलब यूज़फुलनेस नहीं होता, ये ध्यान रखना है। क्योंकि अब आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो मान लो, या आप सिगार कंज्यूम करते हो मान लो, तो आपको सेटिस्फैक्शन तो मिलता है, यूटिलिटी तो मिल रही है, मज़ा तो आ रहा है, लेकिन ये प्रोडक्ट्स आपकी बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है, उल्टा हार्मफुल है। तो यूटिलिटी और यूज़फुलनेस अलग अलग बातें हैं, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा यूटिलिटी जो होता है वो एथिकली न्यूट्रल होता है। एथिकली न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि यूटिलिटी कभी ये नहीं कहती कि भाई आप ये चीज़ खाओ, इससे ज़्यादा अच्छा है, ये मत खाओ, ऐसा कुछ नहीं है। अब किसी को अगर दूध पी के मज़ा आ रहा है तो वो दूध पी रहा है, किसी को अल्कोहल पीने में मज़ा आ रहा है वो अल्कोहल पी रहा है, तो यूटिलिटी तो दोनों में है। तो यूटिलिटी जो है वो एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट होता है। मतलब वो कभी अच्छा या बुरा नहीं बताता, वो सिर्फ ये बताता है कि मतलब आपको मज़ा आ रहा है। अब चाहे मिल्क पी के मज़ा आ रहा हो, चाहे आपको अल्कोहल पी के मज़ा आ रहा हो, तो यूटिलिटी जो है वो जज नहीं करता है। अच्छा, अब यूटिलिटी में दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक एल्फ्रेड मार्शल ने बताया और दूसरा एलन एंड हिक्स ने बताया। एल्फ्रेड मार्शल का कॉन्सेप्ट होता है कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं और हमें मज़ा आता है तो हम उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उन्होंने एक टर्म दे दी यूटिल्स, कि जैसे मैंने मान लो बर्गर खाया, तो बर्गर खा के मुझे मज़ा आया और उसको हमने एक न्यूमेरिक वैल्यू दे दी 90 यूटिल्स। लेकिन जे.आर. हिक्स जो है उनकी थ्योरी अलग है। उसमें उन्होंने बोला कि हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते यूटिलिटी को, लेकिन हम सिर्फ अपनी प्रेफरेंस बता सकते हैं, हम सिर्फ अपनी रैंक बता सकते हैं। आप ये बता सकते हो कि मुझे बर्गर ज़्यादा अच्छा लगता है, पिज़्ज़ा कम अच्छा लगता है, या कोई दूसरा बच्चा ये बोल सकता है कि सर मुझे बर्गर ज़्यादा अच्छा लगता है, पिज़्ज़ा कम अच्छा लगता है। तो आप अपने प्रेफरेंसेस बता सकते हो, लेकिन आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो मज़ेदार बात यह है कि चैप्टर में हम आगे जब बढ़ते हैं तो हमें एल्फ्रेड मार्शल की अप्रोच भी पढ़नी पड़ती है और जे.आर. हिक्स की भी पढ़नी पड़ती है। पहले लेकिन एल्फ्रेड मार्शल की पढ़ते हैं क्योंकि उन्हीं ने यूटिलिटी कॉन्सेप्ट की शुरुआत करी थी। तो एल्फ्रेड मार्शल की कहानी जो होती है उसमें मेनली पहला अजम्पशन होता है कि एक तो कंज्यूमर क्या है, रैशनल है। रैशनल का मतलब होता है कि कंज्यूमर अपने लिए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देखेगा, कि भाई मान लो एक जगह उसको 2 बर्गर और 3 पिज़्ज़ा मिल रहे हैं और दूसरे बंडल में उसको 3 बर्गर और 3 पिज़्ज़ा मिल रहे हैं, तो वो 3 बर्गर 3 पिज़्ज़ा की तरफ जाएगा क्योंकि वहाँ पर उसको मज़ा ज़्यादा मिल रहा है। सिंपल, रैशनल।
दूसरा होता है कि यूटिलिटी कार्डिनल है, ऑब्वियसली, यानी कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। तीसरा होता है कि यूटिलिटी जो है वो हम मनी की टर्म्स में भी मेजर कर सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो अभी आगे भी आएगा कि जब हम यूटिलिटी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो यूटिलिटी को मनी की टर्म्स में भी मेजर करेंगे, ऐसा एल्फ्रेड मार्शल ने बोला, अजम्पशन। चौथी अजम्पशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पर कंजम्पशन जब करते हैं तो उसमें टाइम गैप नहीं रखते। मतलब आप एक बर्गर खाओगे अभी, तुरंत दूसरा खाओगे, तुरंत तीसरा खाओगे, उसके बाद तुरंत चौथा खाओगे, ये ज़रूरी है। ऐसा नहीं होगा कि एक बर्गर आपने सुबह खाया, दूसरा बर्गर फिर दिन में खा रहे हो, तीसरा बर्गर शाम को खा रहे हो, तो फिर नहीं चलेगा। आपको बैक टू बैक कंज्यूम करते रहना है, कॉन्टिन्यूटी से कंजम्पशन करनी है, ये अजम्पशन मार्शल ने बोली थी। बाकी प्रोडक्ट होमोजीनियस होना चाहिए, यानी कि सारे बर्गर बिल्कुल आइडेंटिकल होने चाहिए। ऐसा ना हो पहला बर्गर तो अच्छा था, दूसरा बर्गर बेकार था, तो फिर बेकार, फिर गलत हो जाएगा। सारे बर्गर्स बिल्कुल होमोजीनियस होने चाहिए। और छठी अजम्पशन ये थी कि गुड्स जो हैं वो काउंटेबल हों, डिविजिबल हों, मतलब हम काउंट कर सकते हैं। तो बर्गर को हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसा। तो प्रोडक्ट जो है वो डिविजिबल एंड काउंटेबल होना चाहिए। अब उन्होंने, मार्शल ने अपनी कहानी में दो टर्म्स यूज़ करे, एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी और एक होता है टोटल यूटिलिटी। बहुत ही सिंपल टर्म्स है। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब तो है कि आप हर बर्गर जब कंज्यूम करते हो तो आपको कितना मज़ा आता है। तो वेरी सिंपल, लेट्स से आपने पहला बर्गर खाया तो आपको 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, दूसरा बर्गर खाया तो 9 यूटिल्स का मिला, तीसरा बर्गर खाया तो 6 यूटिल्स का मिला, चौथा बर्गर खाया तो 2 यूटिल का मिला, पाँचवें बर्गर पर आप आकर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, आपकी यूटिलिटी ज़ीरो हो गई। तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी, यानी कि सैचुरेशन। और फिर अगर आपको कोई छठा बर्गर खिला दे ज़बरदस्ती, तो तब आपको डिससेटिस्फैक्शन होगा, यानी कि आपकी सेटिस्फैक्शन नेगेटिव हो गया, -3 यूटिल्स। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी होती है। लेकिन जब हम इनको ऐड कर लेते हैं टोटल, तो वो बन जाती है टोटल यूटिलिटी। जैसे एक बर्गर की 10 यूटिल, लेकिन दो बर्गर की टोटल मिलाकर हो गई 19 यूटिल्स, तीन बर्गर की टोटल मिलाकर हो गए 25, चार बर्गर के टोटल मिलाकर हो गए 27, पाँच बर्गर के 27, छः बर्गर के 24। तो इसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। अब इसमें मार्शल ने एक लॉ दिया था, वो आपको याद होना चाहिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि जैसे जैसे हम बर्गर ज़्यादा खाते हैं तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है, मतलब सेटिस्फैक्शन कम होता रहता है। आपको बर्गर की क्वांटिटी बढ़ती रहेगी लेकिन सेटिस्फैक्शन कम होता रहेगा। इस बात को लॉ ऑफ DMU कह देते हैं। बाकी फॉर्मूला है टोटल यूटिलिटी का सिग्मा MU, मतलब सबको जोड़ लो, और MU का फॉर्मूला है चेंज इन TU अपॉन चेंज इन यूनिट्स, मतलब बेसिकली कितना चेंज हुआ टोटल यूटिलिटी में डिवाइड बाय कितना चेंज हुआ यूनिट्स में। इसीलिए हम MU को कहते हैं स्लोप ऑफ टोटल यूटिलिटी, मतलब टोटल यूटिलिटी का स्लोप जो होता है वो मार्जिनल यूटिलिटी होता है। अब इसका रिलेशन इसी शेड्यूल से शो हो जाता है। रिलेशन बहुत ही सिंपल होता है, तो आप डायग्राम पे देख के समझ सकते हो कि टोटल यूटिलिटी जो होता है, आप ग्रीन कर्व को फोकस करना, टोटल यूटिलिटी वो पहले इंक्रीज होता है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, उसकी पीठ ऐसा झुकी हुई रहती है। लेकिन फिर जब वो एक पॉइंट पर मैक्सिमम पर पहुंच जाता है उसके बाद फिर वो फॉल हो जाता है ना। तो ग्रीन कलर का अगर आप कर्व को देखोगे तो उसको आप ऐसे देखोगे कि वो इंक्रीज़ करा डिमिनिशिंग रेट पर, उसके बाद मैक्सिमम पर पहुंचता है और फिर वो फॉल हो जाता है। और साथ ही साथ MU को अगर उसमें हम ऐड कर लें तो आपको नज़र आ जाएगा रिलेशन कि जब तक MU पॉजिटिव है तब तक तो TU इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन जब MU ज़ीरो होता है वहाँ पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, और जब MU नेगेटिव जोन में चला जाता है तब टोटल यूटिलिटी फॉल कर जाती है। तो ये बेसिकली रिलेशन हो गया TU और MU का, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है। बेसिकली इस पर एक MCQ पूछ लेता है, कोई भी रिलेशन पॉइंट दे देगा और पूछ लेगा कि बताओ TU क्या होगा, तो हमें पता होना चाहिए। बाकी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं ऑब्वियसली डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के, कि भाई जैसे प्रेस्टीजियस गुड्स हैं या कुछ गुड्स जो आपको अच्छे लगते हैं या जो आपकी हॉबीज़ हैं, वहाँ पर ये लॉ ऑफ DMU नहीं चलता। मतलब वहाँ पर ये होता है कि आप जितना ज़्यादा कर रहे हो, जितने ज़्यादा यूनिट्स ले रहे हो, उतना मज़ा और आता है। तो जैसे मान लो आपको कोई चीज़ करना पसंद है, आपको खेल कूद करना पसंद है, आपको इंस्टाग्राम पर रील्स देखना पसंद है, तो वहाँ पर क्या होगा कि जितना आप देखोगे उतना और मज़ा आता रहेगा। तो वहाँ पर लॉ ऑफ DMU नहीं चलता, तो वो एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। बाकी
ये छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स हैं टीयू और एमयू निकालने के, तो ये कई बार आपसे एमसीक्यू के अंदर पूछ लेते हैं, है ना। तो वो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो कैसे 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 टीयू से एमयू या एमयू से टीयू निकलता है। अच्छा, फिर हमने करा था इंपॉर्टेंट चीज़, मार्शल के हिसाब से कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम कब होता है, ठीक है। तो उसकी एक कंडीशन याद रखनी है, एमयू इज इक्वल टू प्राइस, सिंपल, ख़त्म। अब यहाँ पर एमयू का मतलब क्या है? एमयू का मतलब है कि आप कितने रुपए पे करना चाहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको हाउ मच यू आर विलिंग टू पे, आप कितने रुपए पे करना चाहते हैं। और पी एक्स का मतलब होता है एक्चुअल प्राइस, वो तो सिंपल हो गया। तो जैसे मान लो आप पहला बर्गर खाना चाहते हो, तो पहले बर्गर के लिए लेट से आप 5 रुपये पे करना चाहते हो, तो एम यू हो गया 5। दूसरे बर्गर के लिए 4 रुपये पे करना चाहते हो, एम यू हो गया 4। तीसरे बर्गर के लिए 3 रुपये पे करना चाहते हो, एंड सिमिलरली चौथे बर्गर के लिए 2 रुपये, पाँचवें बर्गर के लिए 1 रुपये पे करना चाहते हो। तो एम यू का मतलब तो हो गया ये, लेकिन एक्चुअल प्राइस एज्यूम कर लेते हैं बर्गर की है 3 रुपये, तो पहले बर्गर की भी 3, दूसरे की भी 3, तीसरे की भी, सभी की 3 रुपये चलती रहेगी। तो जिस लेवल पर आप देख सकते हो थर्ड बर्गर पर आपका प्राइस और एमयू बराबर है, वहाँ पर बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और मज़ेदार बात ये होती है कि वहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस ज़ीरो होता है। कंज्यूमर सरप्लस किसे कहते हैं? कंज्यूमर सरप्लस होता है डिफरेंस बिटवीन एमयू एंड पी एक्स। तो ये हमने डायग्राम पर भी समझा था कि अगर हम एमयू के कर्व को देखें तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो जितना आप येलो कलर का एरिया देख रहे हो डायग्राम पर, जहाँ पर एमयू ज़्यादा है पीएक्स कम है, तो येलो कलर वाले एरिया को कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। लेकिन जितना ब्लू कलर का एरिया देख रहे हो डायग्राम पर, यानी कि जहाँ पर पीएक्स ज़्यादा है एमयू कम है, तो उसको लॉसेस बोलते हैं, यानी कंज्यूमर को वहाँ पर नुकसान लगता है। तो एक ही पॉइंट पर कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम पर होता है, थर्ड बर्गर पर। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो कंज्यूमर सरप्लस आपको बताया मैंने, फॉर्मूला याद रखना है एमयू माइनस पी एक्स, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं। बाकी कंज्यूमर सरप्लस ज़ीरो होगा इक्विलिब्रियम पर, ये हमने देख ही लिया। अब कंज्यूमर सरप्लस की एप्लीकेशन कई बार पूछ सकता है या पता होनी चाहिए, तो बिजनेसेस भी इसको यूज़ करते हैं। बहुत सारे बिजनेस जो कर रहे हैं लोग, मैनेजर्स, वो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। उन्हें पता रहता है कि कंज्यूमर सरप्लस में है तो हम अपने प्रोडक्ट का दाम बढ़ा सकते हैं। सरकार भी इस चीज़ को यूज़ करती है, फाइनेंस मिनिस्टर भी मतलब टैक्स लगाते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स पर जहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस ज़्यादा होता है। तो इस तरह से सरकार हो गई या फर्म्स हो गए या कह लो कुछ और बिजनेस फर्म्स हो गए, उनको ये कॉन्सेप्ट हेल्पफुल रहता है। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशन भी हैं कंज्यूमर सरप्लस के। ऑब्वियसली क्रिटिसाइज़ क्यों करा इसको, कॉन्सेप्ट को, कि इसके अजम्पशन अनरियलिस्टिक हैं। अब ऑब्वियसली हम यूटिलिटी को मेजर कर रहे हैं, कितना अजीब सी बात है कि एक बर्गर खाने पर हम कह रहे हैं 10 यूटिल मज़ा आया, तो ये मतलब अनरियलिस्टिक चीज़ है। दूसरा ये कि नेसेसरी गुड्स जो होते हैं वहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस इन्फिनिटी हो सकता है, क्योंकि भाई देखो कपड़ा, रोटी, मकान, ये तो सबको चाहिए, और ये तो ऐसी चीज़ें कि मतलब इसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते। तो इन चीज़ों के अंदर कंज्यूमर सरप्लस हमारा बहुत ज़्यादा होता है। कई बार मतलब हम कह देते हैं हाइपोथेटिकली कि इन्फिनिटी हो जाता है, क्योंकि इसकी तो हमको सबको इतनी ज़्यादा चाहत है कि हमें तो ये लेना ही लेना है, नहीं तो हम कैसे जिएंगे। बाकी इसके अलावा कंज्यूमर सरप्लस कभी कभी सब्सटीट्यूट्स के होने से प्रभावित हो सकता है। अब मान लो बर्गर की जगह मुझे कोई और सस्ता सब्सटीट्यूट दिख गया, तो फिर पता चला मैं बर्गर खाना ही बंद कर दूं, तो ऐसा भी हो सकता है। अब इसमें कंज्यूमर सरप्लस के कॉन्सेप्ट में एक छोटा सा डायग्राम था बेसिकली, कि आप बस फोकस करना मेन पॉइंट पर। मेन पॉइंट ये था कि मान लो प्राइस कम हो गया, ठीक है, तो जैसे ही प्राइस कम होगा तो ये तो हमें पता है कि डिमांड बढ़ जाएगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, जैसा आप देख रहे हो, है ना। प्राइस P से P1 हो गया तो क्वांटिटी Q से Q1 हो गई, बढ़ गई। लेकिन इसके पीछे जो कंज्यूमर सरप्लस में चेंज हुआ वो आपको बड़े ध्यान से याद रखना है कि जब कंज्यूमर सरप्लस में चेंज होता है उसमें दो बातें होती हैं। ये बादल इंपॉर्टेंट है कि जब प्राइस कम होता है तो कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज होता है, उसमें दो बातें होती हैं। पहला, जो एग्जिस्टिंग बायर्स हैं वो ज़्यादा खरीदते हैं, और दूसरा नए ग्राहक जो होते हैं, नए बायर्स, वो भी खरीदना शुरू कर देते हैं। तो ये दोनों बातें मिल जाती हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, इसी पर एमसीक्यू पूछता है। तो जब प्राइस कम होगा तो कंज्यूमर सरप्लस दो रीज़नों से बढ़ता है। पहला, एग्जिस्टिंग बायर ज़्यादा खरीद रहे होते हैं, और दूसरा, कुछ नए ग्राहक भी आ जाते हैं। तो ये बेसिकली पॉइंट एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो गया।
बाकी MU कर्व को हम डिमांड कर्व कहते हैं, नॉर्मल बात है, और एरिया अंडर MU कर्व को TU कहते हैं, ये भी कई बार MCQ में पूछ लेते हैं। अच्छा, फिर आते हैं इसके बाद ऑर्डिनल यूटिलिटी में। ऑर्डिनल यूटिलिटी थी JR हिक्स वाली या एलन वाली। अब इसमें पूरी कहानी ही अलग है, इसमें कोई यूटिलिटी को मेजर करने की बात नहीं है, इसमें कोई उन्होंने बोला नहीं कि ऐसा कुछ होता है। तो पहले तो इनकी अजम्पशंस थी कंज्यूमर रैशनल है, ठीक है। दूसरी अजम्पशन ये भी थी कि उसकी प्रेफरेंस मोनोटॉनिक होती है। मोनोटॉनिक का मतलब ये है, वही रैशनल वाला ही पॉइंट है मेनली, तो कि कंज्यूमर जो है जिसको अगर एक गुड भी ज़्यादा मिलेगा किसी भी बंडल में तो फिर वो ही बंडल प्रेफर करेगा। तो इस चीज़ को मोनोटॉनिक प्रेफरेंस बोल दिया कि अगर एक गुड भी ज़्यादा मिला तो फिर मेरी प्रेफरेंस उस बंडल पर हो जाएगी, तो इसको मोनोटॉनिक प्रेफरेंस बोल देते हैं। मतलब बेसिकली सिंपल भाषा में कंज्यूमर रैशनल ही है। तीसरी अजम्पशन थी कि चॉइसेस जो हैं वो ट्रांजिटिव होती हैं, यानी कि अगर आपको बर्गर ज़्यादा पसंद है पिज़्ज़ा से और पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद है मोमोज से, मान लो, तो हम ये अपने आप एज्यूम कर लेंगे कि आपको इसका मतलब बर्गर सबसे ज़्यादा पसंद है तो वो ऑटोमेटिकली मोमोज से ज़्यादा पसंद ही होगा, ये मान लिया जाएगा। तो ये बेसिकली चॉइसेस जो होती हैं वो ट्रांजिटिव मानी जाती हैं। अब JR हिक्स ने सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिया बजट लाइन का। बजट लाइन वेरी सिंपल कि भाई मान लो आपके पास 40 रुपये हैं, ठीक है ना, तो आप 40 रुपये में ऐसा तो नहीं कि पूरी दुनिया खरीद लोगे, तो आपका एक बजट होता है। तो आप अगर 40 रुपये लेकर घर से निकले हो तो ये रेड कलर की जो लाइन देख रहे हो 40 रुपये डिनोट कर रही है, आपका बजट है, इससे ज़्यादा आप नहीं खरीद सकते। तो आप इसमें जितने भी पॉइंट्स देख रहे हो वो इसका मतलब है कि आप 40 रुपये खर्च कर रहे हो। लेकिन एक पॉइंट आप अंदर देख रहे हो, ये वाला A पॉइंट है ना, A पॉइंट का मतलब है कि आप कम खर्च कर रहे हो, अंडर यूटिलाइज कर रहे हो, A पॉइंट का मतलब है। और एक पॉइंट आप बाहर देख रहे हो H को बोलते हैं अनअटेनेबल, मतलब आप H पॉइंट पे खर्च नहीं कर सकते, वो आपके बजट से ही बाहर होता है। बाकी बजट लाइन की एक इक्वेशन होती है वेरी सिंपल, Px इंटू QX प्लस Py इंटू QY इज इक्वल टू M। Px मतलब गुड X का प्राइस, QX मतलब गुड X की क्वांटिटी, प्लस Py मतलब गुड Y का प्राइस, प्लस इंटू QY मतलब गुड Y की क्वांटिटी। तो बेसिकली ये एक्सपेंडिचर डिनोट करता है कि आप गुड X पर कितना खर्चा कर रहे हो, गुड Y पर कितना खर्चा कर रहे हो, मतलब टोटल खर्चा कितना कर रहे हो। तो आपका टोटल खर्चा आपके मनी इनकम के बराबर होना चाहिए या होगा ही, ये बेसिकली बजट लाइन की इक्वेशन होती है, ठीक है जी। अच्छा, फिर आता है बजट कॉन्स्टेंट, वो भी सेम ही बात है, बस उसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कहानी को। उसमें हम कहते हैं कि हमारा टोटल एक्सपेंडिचर नॉट ग्रेटर देन मनी इनकम होना चाहिए, यानी कि खाली इक्वल टू नहीं बोलते, हम बोलते हैं नॉट ग्रेटर देन मनी इनकम, यानी कि वो खर्चा ज़्यादा नहीं होना चाहिए इनकम से, तो उसको बजट कॉन्स्टेंट का नाम दे दिया। लेकिन बजट लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपका स्लोप। स्लोप को हिंदी में कहते हैं ढलान। उसको निकालने का एक फॉर्मूला है, प्राइस ऑफ गुड X डिवाइड बाय प्राइस ऑफ गुड Y, यानी कि इंग्लिश बन गई रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ टू गुड्स। सिंबल हो गया Px अपॉन Py, जिसको दूसरे टर्म्स में मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं, MRE, ये आपको याद रखना है। बाकी बजट लाइन भी शिफ्ट हो जाती है कई बार, मान लो आपकी इनकम बढ़ गई या दोनों प्राइसेस के गुड्स कम हो गए तो बजट लाइन बढ़ भी जाएगी या बजट लाइन कम भी हो जाएगी, है ना। इनकम कम हो गई या गुड्स महंगे हो गए तो उस केस में बजट लाइन आपकी राइट में या लेफ्ट में शिफ्ट हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट बजट लाइन का याद रखना है। अब बजट लाइन के शिफ्ट के बाद अगला कहानी JR हिक्स ने बताई कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, या आइसो यूटिलिटी कर्व भी इसको कहते हैं। वेरी सिंपल, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन दिए जाएं, 1 बर्गर 15 पिज़्ज़ा, 2 बर्गर 11 पिज़्ज़ा, 3 बर्गर 8 पिज़्ज़ा, मतलब ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है A B C D E। अब इसमें मज़ेदार बात ये होती है कि आप किसी भी कॉम्बिनेशन पर अगर हैं, चाहे A पर, चाहे B पर, चाहे C पर, चाहे D पर, चाहे E पर, आपको हर कॉम्बिनेशन में जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो सेम मिलता है। और इन कॉम्बिनेशंस को जब हम एक कर्व पर प्लॉट करते हैं तो इस कर्व को इंडिफरेंस कर्व कह देते हैं, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है ना। तो ये आप देख ही रहे हो। तो इंडिफरेंस कर्व का मतलब ये है कि आपको हर कॉम्बिनेशन पर सेम सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो आप इनडिफरेंट हो, आपके लिए सारे पॉइंट्स बराबर हैं। हाँ, अब इसमें जो हम पिज़्ज़ा को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जैसे हमारा पिज़्ज़ा पहले 15 था फिर 11 हो गया, तो आपने 4 पिज़्ज़ा सैक्रिफाइस करे।
उसके बाद आपने नेक्स्ट 3 पिज़्ज़ा सेक्रीफाइस करे, उसके बाद नेक्स्ट आपने 2 पिज़्ज़ा सेक्रीफाइस करे, उसके बाद नेक्स्ट आपने 1 पिज़्ज़ा सेक्रीफाइस करा। तो ये जो सेक्रीफाइसेस चल रहे हैं पिज़्ज़ा के 4, 3, 2, 1, इन्हें बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, MRS, चौथे कॉलम में जो आप देख रहे हो। तो MRS मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, और इस कर्व को बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। बाकी इंडिफरेंस कर्व का स्लोप जो होता है वो डिमिनिशिंग होता है। डिमिनिशिंग का मतलब कि ऊपर ज़्यादा होगा स्लोप, ढलान ऊपर ज़्यादा होगी, नीचे थोड़ा कम होगी। तो ये इसकी मतलब खूबसूरती होती है इंडिफरेंस कर्व की, और इसके स्लोप को ही MRS कहते हैं। वैसे तो आपको MRS की अगर वैल्यूज़ याद हो तो वो भी क्या निकली थी, 4, 3, 2, 1। तो इसका जो स्लोप है, इसकी जो ढलान है वो ऊपर ज़्यादा होती है। ऊपर वैल्यू 4 थी, फिर थोड़ा कम थी 3, फिर 2 थी, फिर 1 थी। तो ये इसका स्लोप डिमिनिशिंग होता है, मतलब कम होता रहता है। बाकी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डेल्टा गुड्स सैक्रिफाइस्ड अपॉन डेल्टा गुड्स गेन्ड, मतलब कितने गुड्स आपने सेक्रीफाइस करे डिवाइडेड बाय कितने गुड्स आपने गेन करे, सिंपल। अच्छा, अब इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होता है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है क्यों, बिकॉज MRS इज डिमिनिशिंग। अगर वो पूछ ले कॉन्केव होगा क्यों, तो हम कह देंगे MRS इज इंक्रीजिंग। अगर वो कह देगा स्ट्रेट लाइन है क्यों, तो हम कह देंगे क्योंकि MRS इज कांस्टेंट। बाकी एक अदर फॉर्मूला भी डिनोट किया जा सकता है MRS का, जो बादल में लिखा है वो भी याद रखना है, MUX अपॉन MUY, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी x की डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी y की। फिर इंडिफरेंस कर्व की बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहला तो है कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ऑब्वियसली वो हमने डायग्राम पर देखा था। दूसरा ये कि ये कॉन्वेक्स होता है, अगेन आपने डायग्राम पर देखा था। इसके अलावा ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसा आप देख रहे हो कि पहला वाला डायग्राम है वो गलत है, इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि वो पैरेलल हो, तो ये ध्यान रखना है। दूसरा डायग्राम ठीक है, उसमें इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, तो बस इतनी प्रॉपर्टी है कि इंटरसेक्ट नहीं करना है। बाकी इसके अलावा इंडिफरेंस कर्व जितना हाई होगा उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो 1 से ज़्यादा 2 पर, 2 से ज़्यादा 3 पर सेटिस्फैक्शन मिलता है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। बाकी कभी भी x एक्सिस या y एक्सिस को टच नहीं करता, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो ऑब्वियसली मतलब ज़ीरो नहीं हो सकता कोई भी गुड, तो ना वो x एक्सिस को टच करेगा ना वो y एक्सिस को टच करेगा, तो ये दोनों डायग्राम गलत है। तो इंडिफरेंस कर्व कभी भी टच नहीं करता। अब हिग्स के हिसाब से हमारा इक्विलिब्रियम क्या है, हमें तो उस पर फोकस करना है। वेरी सिंपल कंडीशन पहली तो कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बजट लाइन के स्लोप के बराबर होना चाहिए। अब इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है, MRS, और बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, PX अपॉन PY। तो हम इन नटशल कह सकते हैं कि MRS और PX अपॉन PY दोनों बराबर होने चाहिए। तो जिस पॉइंट पर ये बराबर होंगे वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। बाकी दूसरी कंडीशन तो थ्योरेटिकल है कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स होना चाहिए। तो वैसे भी कॉन्वेक्स ही होता है, ना तो वो कॉन्केव होता ना वो स्ट्रेट लाइन होता, तो ये दोनों तो गलत ही डायग्राम है ना। तो इसीलिए सेकंड कंडीशन तो एक थ्योरेटिकल कंडीशन है। बाकी डायग्राम पर हमने समझ लिया था कि भाई अगर हम देखें A पॉइंट, E पॉइंट, B पॉइंट और H पॉइंट जो है, इन चारों पॉइंटों में से इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो E है, क्योंकि E पॉइंट पर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पे बजट लाइन टेंजेंट है इंडिफरेंस कर्व के, यहाँ पर दोनों कर्व्स का स्लोप बराबर है, जबकि A पॉइंट पर MRS की वैल्यू ज़्यादा होती है और B पॉइंट पर MRS की वैल्यू बल्कि कम होती है। तो A पॉइंट भी इक्विलिब्रियम नहीं है, B पॉइंट भी इक्विलिब्रियम नहीं है, और H पॉइंट तो हमारे बजट में ही नहीं है, वो तो वैसे ही अनअटेनेबल है, तो वो भी इक्विलिब्रियम नहीं है। तो इक्विलिब्रियम सिर्फ एक ही पॉइंट है, E। तो ये J.R. हिग्स और एलन की अप्रोच थी। तो यही हमने लिखा भी था कि A पॉइंट पर तो कंज्यूमर जो है वो एक तरह से अभी गुड X को ज़्यादा कंज्यूम करेगा क्योंकि वो इक्विलिब्रियम पर नहीं है, और B पॉइंट पर कंज्यूमर जो है वो गुड Y को ज़्यादा कंज्यूम करेगा क्योंकि वो भी इक्विलिब्रियम नहीं है, और H पॉइंट तो उसके लिए मतलब है ही नहीं अटेनेबल क्योंकि वो तो उसके बजट से ही बाहर है। तो फाइनली कंज्यूमर जो है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर रहेगा जो है E, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये बेसिकली कहानी थी पूरी। तो J.R. हिग्स ने ये बोला था, तो पूरे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट। यूनिट 3 का नाम है सप्लाई। ये सबसे छोटा यूनिट है। तो देखो सप्लाई का सबसे पहले तो मीनिंग आपको बताया था कि सप्लाई क्या होती है। तो इस बार हम प्रोड्यूसर हैं। अभी तक तो क्या होता है, डिमांड में या कंज्यूमर में हम कंज्यूमर हैं, लेकिन इसमें हम प्रोड्यूसर हैं, फर्म है, हम सामान बेचते हैं।
तो अलग अलग प्राइजेस पर जो हम अलग अलग क्वांटिटी बेचना चाहते हैं, मतलब जो हमारी विलिंगनेस है और जो हम बेच सकते हैं, जो हमारी एबिलिटी है, उसको हम कह सकते हैं कि वो एक तरह से सप्लाई डिनोट कर रहा है। तो आप ये जो पूरा बादल देख रहे हैं कि 10 रुपये का प्राइस है तो मैं 100 यूनिट्स बेचना चाहता हूँ, 100 रुपये का प्राइस है तो 400 यूनिट्स बेचना चाहता हूँ, 150 रुपये का प्राइस है तो मैं 700 यूनिट्स बेचना चाहता हूँ। तो ये बेसिकली एक मतलब सप्लाई को डिनोट कर रहा है कि हम अलग अलग प्राइजेस पर अलग अलग क्वांटिटीज़ बेचना चाहते हैं और बेच सकते हैं, एबिलिटी भी है और विलिंगनेस भी है। बाकी ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है क्योंकि हम सप्लाई को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसमें बिल्कुल डिमांड की तरह ही फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं सप्लाई को। अब कौन से फैक्टर सप्लाई को अफेक्ट करते हैं? देखो, पहला फैक्टर तो होता है प्राइस। प्राइस वेरी सिंपल, डायरेक्ट रिलेशन रखता है। अगर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो मैं फिर उस प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ा दूंगा, वेरी सिंपल। दूसरा होता है प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटिव गुड या रिलेटेड गुड। अब इसमें क्या होता है कि मान लो मैं प्रोड्यूसर 2 गुड्स बनाता हूँ, टी शर्ट और जीन्स। तो टी शर्ट और जीन्स आपस में कॉम्पिटिटिव गुड है। अब मान लो मेरे जीन्स का प्राइस बढ़ गया तो मैं जीन्स की सप्लाई बढ़ाऊंगा। तो जीन्स की सप्लाई बढ़ाने की वजह से ऑटोमेटिकली मेरी टी शर्ट जो है उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारा कॉम्पिटिटिव गुड है, अगर उसका प्राइस बढ़ता है तो फिर हमारे प्रोडक्ट की सप्लाई कम हो जाती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा इनवर्स रिलेशन होता है। अच्छा, तीसरा फैक्टर होता है कॉस्ट। वेरी सिंपल, कॉस्ट मतलब खर्चा। अगर हमारा कॉस्ट ज़्यादा होगा गुड्स को बनाने का तो फिर जनरली हम उसकी सप्लाई कम कर देंगे क्योंकि अगेन इनवर्स रिलेशन है ना। चौथा टेक्नोलॉजी, ये भी सिंपल। अगर आप अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे तो आपका खर्चा कम आएगा। खर्चा कम आएगा तो आप सप्लाई ज़्यादा करोगे। और अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो, घिसी पिटी मशीनें यूज़ करते हो, तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी और फिर आपको सप्लाई कम करनी पड़ेगी। तो ये भी सिंपल पॉइंट हो गया। इसके अलावा कई बार सरकार टैक्स लगा देती है आप पर, जिसको हम एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। तो अगर सरकार ने टैक्स लगाया तो फिर आप सप्लाई कम कर दोगे क्योंकि आपका नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर सरकार आपको सब्सिडीज़ देगी, आपको असिस्टेंस देती है, तो उस केस में आपको फ़ायदा मिलता है तो आप उस प्रोडक्ट की सप्लाई फिर ज़्यादा कर देते हो। इसी तरह नंबर ऑफ़ फर्म्स। अब किसी मार्केट में बहुत सारे फर्म्स हैं तो फिर सप्लाई ज़्यादा होगी। कहीं पर बहुत कम फर्म्स हैं, मान लो एक ही फर्म है, तो फिर सप्लाई कम होगी। तो इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। तो इसी को अगर हम एक सप्लाई फंक्शन में शो करें तो हम कह सकते हैं कि सप्लाई इज़ अ फंक्शन ऑफ, यानी कि सप्लाई किन किन चीज़ों से अफेक्ट होता है? प्राइस ऑफ गुड एक्स से, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड से, कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, टेक्नोलॉजी से, अदर फैक्टर से। अब इसी से लॉ ऑफ सप्लाई भी बन जाता है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि अगर हम अदर फैक्टर्स चेंज ना करें, जिसको बोलते हैं सेटरस पेरिबस, तो प्राइस का और सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन है। तो इस डायरेक्ट रिलेशन को ही बस लॉ ऑफ सप्लाई कहते हैं, जो एक क्वालिटी दिखाता है, जो एक रिलेशन बताता है। तो इसीलिए ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होता है। बाकी बात करें सप्लाई कर्व की और सप्लाई शेड्यूल की, आपको बताया था वेरी वेरी सिंपल। सप्लाई कर्व एक अपवर्ड स्लोपिंग मतलब बढ़ता हुआ कर्व होता है पॉजिटिव स्लोप के साथ, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। और सप्लाई शेड्यूल भी एक टैबुलर प्रेजेंटेशन होता है जो डायरेक्ट रिलेशन शो करता है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये हो गया कि प्राइस अगर बढ़ रहा है तो क्वांटिटी भी बढ़ रही है, या प्राइस अगर कम हो रहा है तो क्वांटिटी भी कम हो रही है। तो इसको बोल सकते हैं हम सप्लाई शेड्यूल। अब अगर सप्लाई प्राइस की वजह से चेंज हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी आपको ध्यान भी रखना है कि अगर सप्लाई प्राइस की वजह से चेंज होता है, मान लो प्राइस बढ़ा, सप्लाई बढ़ गई, तो हम कहेंगे एक्सपेंशन। या प्राइस कम हुआ, सप्लाई कम हो गई, तो हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर प्राइस की वजह से सप्लाई में कोई भी चेंज आता है तो हम उसको कहते हैं एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। ये वाले डायग्राम है ना। क्वांटिटी बढ़ रही है तो हम कह रहे हैं एक्सपेंशन, क्वांटिटी कम हो रही है तो हम कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। लेकिन अगर किसी और फैक्टर की वजह से सप्लाई बढ़ गई, मान लो किसी और फैक्टर की वजह से, मान लो कॉम्पिटिटिव गुड का प्राइस कम हो गया या कॉस्ट कम हो गई, किसी भी रीज़न की वजह से सप्लाई बढ़ गई, तब हम कहेंगे इंक्रीज इन सप्लाई। या कम हो गई तो हम कहेंगे डिक्रीज इन सप्लाई, जिसको बोलते हैं या तो राइटवर्ड शिफ्ट या लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि प्राइस की वजह से चेंज हुआ या अदर फैक्टर की वजह से चेंज हुआ। बाकी एक्सपेंशन का रीज़न बहुत ही सिंपल है, प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई बढ़ गई, एक्सपेंशन हो गया।
कॉन्ट्रैक्शन का रीज़न वेरी सिंपल, प्राइस कम हो गया, सप्लाई कम हो गई तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया। लेकिन हाँ, अदर फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, क्या पता रिलेटेड गुड का प्राइस कम हो जाए, क्या पता कॉस्ट कम हो जाए, क्या पता टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, क्या पता एक्साइज ड्यूटी कम हो जाए, क्या पता सब्सिडी बढ़ जाए। तो इन सब रीज़नों से सप्लाई बढ़ जाएगी, जिसको बोलेंगे इंक्रीज इन सप्लाई, क्योंकि ये सारे अदर फैक्टर्स होते हैं। फिर उसके बाद बिल्कुल सेम एज डिमांड की इलास्टिसिटी, सप्लाई की भी इलास्टिसिटी होती है। तो जैसे हम डिमांड में इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं, वैसे हम सप्लाई में भी इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं। और सप्लाई में भी इलास्टिसिटी मेजर करने का फॉर्मूला भी सेम है, मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और डिग्रियां भी सेम है। तो देखो 5 डिग्रियां क्या थी, लेट्स रिवाइज। 0 मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक, यानी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा। इन्फिनिटी मतलब परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा। तीसरा था मोर देन इलास्टिक, यानी कि क्वांटिटी में चेंज ज़्यादा है, प्राइस में चेंज कम है। लेस देन इलास्टिक, यानी क्वांटिटी में चेंज कम है, प्राइस में चेंज ज़्यादा हो गया। और यूनिट इलास्टिक, क्वांटिटी में जितना चेंज है उतना ही चेंज प्राइस में, दोनों का चेंज बराबर है। तो 5 डिग्रियां होती हैं इलास्टिसिटी की, और इनको कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स हैं जो सेम है, वो भी आपके लिए अच्छी बात। पॉइंट इलास्टिसिटी का मेथड हो गया Q1 माइनस Q0 अपॉन P1 माइनस P0 इंटू P0 अपॉन Q0। और आर्क इलास्टिसिटी का भी सेम हो गया जो आपने डिमांड में पढ़ा था, Q1 माइनस Q0 अपॉन Q1 प्लस Q0 इंटू P1 प्लस P0 अपॉन P1 माइनस P0। यहाँ पर P0 का मतलब है ओल्ड प्राइस, P1 का मतलब है न्यू प्राइस, Q0 का मतलब है ओल्ड क्वांटिटी और Q1 का मतलब है न्यू क्वांटिटी। तो देखो पूरा सेम हो गया, कोई टेंशन ही नहीं। और इलास्टिसिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उसमें भी 80% फैक्टर सेम है। जैसे पहला है टाइम पीरियड, ज़्यादा टाइम होगा आपके पास तो इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, कम टाइम होगा आपके पास तो इलास्टिसिटी कम होगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड अगर आपको लगती है कि बढ़ेगी तो फिर आप ऐसे में अपनी सप्लाई कम चेंज करोगे तो आपकी सप्लाई इनइलास्टिक रहेगी। तीसरा, अगर आप फुल कैपेसिटी पर काम कर रहे हो पहले से तो सप्लाई चेंज नहीं हो पाएगी, इनइलास्टिक रहेगी। और अगर आप फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे हो तो आप सप्लाई बढ़ा सकते हो, आपकी सप्लाई चेंज हो जाएगी, यानी कि आपकी सप्लाई इलास्टिक हो जाएगी। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, आपको आसानी से रॉ मटेरियल मिल जाते हैं तो आप सप्लाई बढ़ा सकते हो, तो सप्लाई इलास्टिक रहेगी। और अगर रॉ मटेरियल आपको आसानी से नहीं मिलता तो फिर आप सप्लाई नहीं बढ़ा पाओगे, तो सप्लाई इनइलास्टिक रहेगी। फैक्टर सब्स्टिट्यूशन, आप अगर लेबर और मशीन को आपस में सब्स्टिट्यूट कर लोगे, आसानी से कर लोगे, तो सप्लाई चेंज कर सकते हो, तो इलास्टिक हो जाएगी। और अगर आपको फैक्टर सब्स्टिट्यूशन मुश्किल होता है आपके लिए चेंज कर पाना, तो फिर सप्लाई भी मुश्किल होगा चेंज कर पाना, तो इसीलिए सप्लाई की इलास्टिसिटी कम होगी, इनइलास्टिक रहेगी। तो मतलब बहुत से फैक्टर्स सप्लाई की इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, मतलब एक जगह से दूसरी जगह फैक्टर मूव कर सकता है, अगर आसानी से कर सकता है तो सप्लाई इलास्टिक होगी क्योंकि आप चेंज कर दोगे, और आसानी से नहीं कर सकता तो फिर सप्लाई की इलास्टिसिटी कम होगी, लेस देन 1, है ना। अच्छा, इलास्टिसिटी के डायग्राम्स भी पता होने चाहिए, कई बार शेप पे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वो देखो 5 डिग्रियों के। 0 का मतलब है पैरेलल टू वाई एक्सिस, इन्फिनिटी का मतलब है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है फ्लैटर सप्लाई कर्व। और फ्लैटर सप्लाई कर्व की खासियत ये होती है कि अगर हम उसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो फिर वो वाई एक्सिस को कट करेगा, जो आप देख रहे हो तीसरे डायग्राम पे ऊपर कोने में। इसी तरह चौथा, लेस देन 1 स्टीपर। लेस देन 1 में खासियत ये होती है कि अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, जैसा आप यहाँ देख रहे हो। और इक्वल टू 1 यूनिट इलास्टिक, इसकी खासियत होती है कि अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये ओरिजिन से पास हो जाएगा। तो इलास्टिसिटी के आपके ये भी पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं कि इस वैल्यू पर सप्लाई कर्व कैसा बनता है। तो हमें 5 डिग्रियां पता होनी चाहिए, 5 डिग्रियों की वैल्यू और 5 डिग्रियों की डायग्राम का नाम विद प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। तो ये बेसिकली सप्लाई के अंदर आपके सारे पॉइंट्स थे।